बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट के सिलसिले में यूनिट नंबर 4 में हमारा ट्रांसपोर्ट टॉपिक चल रहा है और ट्रांसपोर्ट इन मैन में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज ब्लड प्रेशर और इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने डिस्कस करना है द ब्लड, यानी ब्लड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चों ब्लड के बारे में मालूम हो, इसको हम और क्या कहते हैं। ये ब्लड जो है द ब्लड, इसे हम और क्या कहते हैं, द सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम भी देते हैं। ये सर्कुलेटरी फ्लूइड कहलाता है। बेसिकली ये एग्जाम्पल किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यूज आप पढ़ते हैं तो इस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखिए सबसे पहले हमने बताना होगा कि ये जो ब्लड है बेसिकली वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर पार्ट्स। तो ये जब हम ट्रांसपोर्ट बात हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में आपको मालूम है कि बाकायदा उसके कंपोनेंट्स हैं। हार्ट पंपिंग डिवाइस है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है, बेसिकली मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमने यहीं पे ये चीज़ बतानी है स्टूडेंट्स कि बेसिकली ब्लड है क्या, कि ब्लड इज़ द मीडियम, ब्लड इज़ द मीडियम, ये ऐसा मीडियम है इन विच जिसमें डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में क्या आ जाएंगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं इसमें। इसी तरह से इसमें आप रेफरेंस दोगे किसका, हार्मोन्स का। इसी तरह से इसमें आ जाते हैं वेस्ट मटेरियल, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने आगे डिस्कस करना है। इसी तरह से इसमें आ जाती हैं गैसेस भी शामिल हो जाती हैं और इसके अलावा दूसरे इसमें मेटाबोलाइट्स वगैरह भी शामिल होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये अभी हमने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसलिए आपको जनरली पता हो कि एक्सेट्रा। यानी ये ब्लड जो है एक मीडियम है जिसके ज़रिए तमाम चीज़ें क्या होती हैं, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो होती हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जहाँ तक स्टूडेंट्स ब्लड के वेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वेट ऑफ द ब्लड, द वेट ऑफ द ब्लड, बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं इसलिए हम कहते हैं वेट ऑफ द ब्लड। ये कितना होता है, दैट इज़ 1/12 ऑफ आवर बॉडी, कितना होता है 1/12, यानी 12वां हिस्सा होता है हमारे बॉडी के वेट का। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक पर्सन जिसका वेट कितना है 60 किलोग्राम है, तो 1/12 कितना बनेगा 5 किलोग्राम, तो उसका वेट जो होगा 1/12 ऑफ द बॉडी वेट होगा। तो इस तरह से हमें, क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से हम जा रहे हैं इसलिए वेट का वर्ड इसमें हमने यूज़ करना है। तो लिहाजा 1/12 ऑफ द बॉडी क्या होता है, ये ब्लड का वेट इसमें होता है। अब उसके बाद देखो इसमें एक और चीज़ आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर पता हो, pH ऑफ ब्लड ये कितनी होती है, ये 7.4 होती है और ये 7.4 नॉर्मल pH कहलाती है और ये नैरो रेंज में फ्लक्चुएट भी होती है और किस तरह से इसकी मेंटेनेंस होती है वो भी हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। इसमें अहम चीज़ अब आपको बताना है कि ब्लड जो है इसको 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हुए, यानी ब्लड जो होता है इसको हम 2 मेन कंपोनेंट्स में हम इसको
डिवाइड करते हैं। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते हैं। पहला इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं। और दूसरी इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें आ जाएंगे सेल्स एंड सेल्स लाइक बॉडीज। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स इसमें आते हैं, एरिथ्रोसाइट्स आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, और फिर उसके साथ सेल लाइक बॉडीज़ यानी प्लेटलेट्स वगैरह भी आ जाते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इसलिए हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ का नाम देते हैं। तो दो मेन कंपोनेंट्स ब्लड के आते हैं। तो उसको हमें कैसे पता चलता है, टू मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम क्या करते हैं कि सिरिंज के ज़रिए ब्लड किस में लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सिंपली एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे शो की है। इसमें हम क्या बताएंगे कि हमने बॉडी से ब्लड सिरिंज के ज़रिए इसमें ले लिया है। तो बाहर बॉडी से ब्लड जब निकलता है तो आपको मालूम है क्यों एक क्लॉट हो जाता है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, एंटी कोगुलेंट डाल देते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब ब्लड के कंपोनेंट्स को हमने अलग करना होता है। तो ब्लड फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने इसको फिल कर दिया है, किससे, ब्लड से फिल कर दिया इस टेस्ट ट्यूब को। और हम इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज आपको पता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए हम इसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हमने, टू मेन कंपोनेंट्स हमने बताए, इसमें क्या होगा, ये ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग हमें दिखाई देंगे। यानी यहाँ पे हम इस तरह से शो कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक जो है ये पार्ट जो है ये इस तरीके से हम शो करेंगे। थोड़ा सा इसको हम ये डार्क यानी रेडिश कर देते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये क्या है, 45% क्या है इसका बाय वॉल्यूम, 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडी, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद है। बाकी रिमेनिंग ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ 55% बाय वॉल्यूम, 55% बाय वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 55% बाय वॉल्यूम जो है ऑफ द ब्लड, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। इसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो इस तरह हम सेंट्रीफ्यूज करके इसके कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्लूइड फॉर्म में नज़र आएगा। ये 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, इसको हम प्लाज्मा का नाम देंगे। तो इस तरह टू मेजर कंपोनेंट्स इसके बारे में क्लियर हो कि मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले किसे डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे और फिर हम किसकी तरफ आएंगे, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ की तरफ हमने आना है। ब्लड प्लाज्मा को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए ब्लड प्लाज्मा हमने बताया है क्या है, ये बेसिकली लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट जो होता है पर्सन का ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। नॉर्मल पर्सन में हमने क्या बताया है कि 55% ऑफ द ब्लड इज़ व्हाट, ब्लड प्लाज्मा, ये होता है इसमें। अब इसमें हमें मालूम हो कि प्राइमरीली क्या है, इसमें प्राइमरीली इसमें आपको क्या पता हो, इसमें वाटर होता है। प्राइमरीली इसमें वाटर होता है। अब इस वाटर में बताते हैं इन विच, जिसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस जैसे भी हमने बताए थे, जैसे इसमें हमने प्रोटीन्स का रेफरेंस देते हैं, इसमें हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, इसमें आप हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, ये हार्मोन्स हो गए। इसी तरह से इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं। ये इसमें डिज़ोल्व होते हैं, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इसमें डिज़ोल्व होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर प्लाज्मा में कितना होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, 90% जो है इसमें वाटर है और 10% इसमें क्या आ जाते हैं, ये इसमें आपको अभी बताया था मैंने क्या होंगे, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, इसमें डिज़ोल्व
सब्सटेंसेस होंगे, 10% इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होंगे। तो हमने पहले तो बताना होगा कि ये जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं ये जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिसमें ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो स्टूडेंट याद रखिएगा जो डिज़ोल्व फॉर्म में है ये किस लेवल पर होते हैं, होम्योस्टेटिक लेवल पर होते हैं। दीज डिज़ोल्व सब्सटेंसेस आर एट होम्योस्टैटिक लेवल। होम्योस्टैटिक लेवल का मतलब क्या होता है, ये एक नैरो रेंज में इनकी वैल्यू होती है जिसमें ये फ्लक्चुएट करते हैं। क्या चीज़, जितने भी इसके अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं दे आर प्रेजेंट इन नैरो रेंज, यानी ओवरऑल हम पूरी बॉडी की इन जनरल बात करते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, यानी सम सब्सटेंसेस के बारे में हमने कहना है कि कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐसे हैं कि जिनकी कंसंट्रेशन जो होता है वो दे आर फाउंड इन वेरिंग कंसंट्रेशन। सो सम सब्सटेंसेस फाउंड इन वेरिंग कंसंट्रेशन। वेरिंग कंसंट्रेशन यानी इनकी कंसंट्रेशन होती है वो चेंज भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। आप ये सब्सटेंसेस जो कि डिज़ोल्व होते हैं प्लाज्मा में, ये वेरी करते हैं इनकी कंसंट्रेशन। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि किस पे डिपेंड करेगा, पोर्शन ऑफ द सिस्टम अंडर एग्जामिनेशन, कि बॉडी का कौन सा पोर्शन है या सिस्टम का कौन सा पोर्शन है अंडर एग्जामिनेशन। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे कन्वर्जन हो रही होगी वहाँ पे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, यानी स्पेसिफिक पार्ट में ज़्यादा होगा। इसी तरह बॉडी सेल्स में ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रही है, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन कंज्यूम होती है बॉडी सेल में, तो नियर द बॉडी सेल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह से नियर द ग्लैंड जहाँ से हार्मोन सेक्रीट होना है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिया साइकिल होता है। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में, तो लिवर के करीब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने क्या बताया, कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है, पोर्शन ऑफ द सिस्टम अंडर एग्जामिनेशन, देखा जाता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट अंडर एग्जामिनेशन है, जैसे अभी हमने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको बताया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमने आना है सॉल्यूट्स की तरफ आना है कि इनको हम 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर हमने सिस्टमेटिकली इनको लेकर चलना है और इसको 1 बाय 1 करके हमने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके सबके कैटेगरीज बना लें। पहले हमने बताना है कि सॉल्यूट्स कैन बी डिवाइडेड, द सॉल्यूट्स कैन बी divided into 6 कैटेगरीज। अब ये भी देखें ना, एमसीक्यूज़ के लिए सवाल पूछा जा सकता है कितनी कैटेगरीज हैं डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की या सॉल्यूट्स की, तो आपको पता हो 6 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करते हैं। इसमें सिस्टमेटिकली अगर हम बताएंगे, नंबर 1 हम किसके बात करते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिसको आप क्या कहोगे, और क्या कहोगे इसको आप मिनरल आयंस का नाम भी दिया जा सकता है। डोंट बी कंफ्यूज, देख सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या मिनरल आयंस समटाइम कंफ्यूज करने के लिए मिक्सअप भी किया जाता है क्वेश्चंस में। तो पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें आपने सबसे पहले जो बताया था कि इसमें 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं, उसी का एनालिसिस अब आगे चलेगा। आप देखें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस
ये जो होते हैं मेकअप 0.9% ऑफ प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। अब गौर कीजिएगा, देखिए ना यहाँ पे क्या कहा है आपको, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं या आयंस जो होते हैं 0.9% ऑफ प्लाज्मा कहा गया, ब्लड नहीं कहा गया। तो आप कंफ्यूज होंगे ना जब आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा कि आपको पता हो कि क्या चीज़ पूछी गई है, प्लाज्मा पूछा गया या ब्लड पूछा गया। तो ऑब्वियसली ब्लड तो ओवरऑल होगा, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ऑफ ह्यूमन, प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। ये क्या होता है, बाय वेट। क्लियर हो गई। आप देखिए इसमें एक अहम चीज़ आपको पता हो कि ये सॉल्ट्स किस किस्म के इसमें होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड भी है, इसमें पोटाशियम भी है, इसमें आपको मालूम हो कैल्शियम भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ये सारे आयंस और सॉल्ट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें मोर देन 2/3 इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब 2/3 है ना, अब इससे हट के क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज बन जाते हैं कि 0.6% भी पूछा जा सकता है, 0.62 भी पूछा जा सकता है। तो अब आप देखिए वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है, मोर देन। एग्जैक्ट तो 2/3 नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया मोर देन 2/3 सोडियम क्लोराइड है। तो लिहाजा सिर्फ 2/3 कहें तो कौन सी वैल्यू आएगी, 0.6% आएगा। मोर देन 2/3 का मतलब 0.6 से लेकर 0.7%। तो ये भी ख्याल करना है आपने। अगर 2/3 दिया हुआ है एमसीक्यू में तो 0.6 सेलेक्ट करोगे, मोर देन 2/3 दिया है तो 0.6 to 0.7% ये वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी होगी एमसीक्यूज पर। इसका मतलब रिमेनिंग सॉल्ट्स होंगे, यानी अब आप इसे हट के क्वेश्चन क्या आएगा कि 0.6 अगर हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड है तो अदर सॉल्ट्स और आयंस कितने होंगे, ऑब्वियसली 0.3% होंगे। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होंगे। 0.3 भी कह सकते हैं और 0.2 से 0.3% सॉल्ट्स और आयंस अदर देन सोडियम क्लोराइड, इस तरह से भी आपको ये क्लियर होना ज़रूरी होता है। और याद रखना इनका जो होम्योस्टेटिक लेवल है, यानी जो ब्लड में प्लाज्मा में इनकी जो कंसंट्रेशन है, याद रखिएगा नैरो रेंज में होती है। और अगर चेंज आ जाए इन कंसंट्रेशन में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, ऑफ एनी आयन, किसी भी आयन की, ऑफ एनी आयन, किसी भी आयन की, ये क्रिएट कर सकती है, क्रिएट सीरियस डिस्टर्बेंस, यानी सीरियस डिस्टर्बेंस उसकी वजह से कंडीशन बिल्टअप हो सकती है। वो फिर आप जो आपके सिलेबस में डिफरेंट पोजीशंस पे आप देखिए, डिफरेंट टॉपिक्स में आप देखते हो कि डिफरेंट आयंस की बात की जाती है कि कैल्शियम वगैरह का रेफरेंस आपको मिलता है, बाइकार्बोनेट्स का रेफरेंस मिलता है, सोडियम का रेफरेंस मिलता है, पोटाशियम का रेफरेंस मिलता है, सोडियम पोटाशियम पंप का जैसे आप पढ़ते हो किस में, नर्व रिपल ट्रांसमिशन में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है तो फिर वो सीरियस डिस्टर्बेंस पैदा करेगा बॉडी की फंक्शनिंग में। तो इसी से आपको पहले बताया था हमारा ब्लड का जो नॉर्मल पीएच क्या होती है, नॉर्मल पीएच किसकी, ऑफ ब्लड, दैट इज 7.4। ये भी हमने बताया किस में मेंटेन होती है, नैरो रेंज में होती है। और अगर इसमें चेंज आ जाए, इस पीएच में ज़्यादा चेंज आ जाए, ये तो नैरो रेंज में मेंटेन होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा चेंज आ जाए किस में, इन पीएच, तो वो अफेक्ट करेगी किस पे, it will affect on different chemical reactions पे असरअंदाज होगी, याद रखिएगा। तो लिहाजा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो मिनरल्स होते हैं ये ब्लड प्लाज्मा में हैं, हर एक की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू हो, चाहे वो माइन्यूट अमाउंट में हो चाहे वो मेजर अमाउंट में हो, हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
तो ये हो गया बच्चों क्या, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, किसकी तरफ आएंगे हम, द सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स की हमने बात करनी है। सेकेंड हमें रेफरेंस आना है प्लाज्मा प्रोटीन्स की हमने बात करनी है। अब देखिए वैल्यूज़ को जो आपने जो है टेक्स्ट बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो रेफरेंस आपको मिलता है वो कितना मिलेगा, दैट इज 7 to 9%। 7 to 9% क्या होगा, बाय वेट ऑफ व्हाट, प्लाज्मा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं, तो एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है, एक वर्ड इस्तेमाल किया था, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। सो इसमें हम मालूम हो कि मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होंगी, सिंथेसाइज्ड इन लिवर। इसका मतलब सारी नहीं होती, मोस्ट होती है, मोस्ट का वर्ड आ गया आपके पास, इसका मतलब सारी नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड कहाँ से होती है, इन लिवर होती है। बाकी कहाँ से होती है आपको इसमें अभी रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, वो भी बताने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पहला रेफरेंस देना है, ये जो वो प्रोटीन जो कि लिवर से प्रोड्यूस होती हैं, पहला रेफरेंस हम इसमें हम दे रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन का, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन की डिटेल बच्चों हमने आगे इसी टॉपिक में लास्ट में जाकर डिस्कस करनी, जब हम थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमने डिस्कस करना है, तो वहाँ पे इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपने रेफरेंस देना है, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये लिवर से प्रोड्यूस होता है और ये किस में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। वो हमने बताना है इसको आगे चलकर कि ये यहाँ पे काम कैसे करता है, वर्क एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद इसने क्या करना है कि ये एज ए कैटलिस्ट फिब्रिनोजन सॉल्युबल फॉर्म होती है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम इस कहते हैं सर्व एज अ कैटलिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। फिर दूसरा रेफरेंस आप किसका दोगे, फिब्रिनोजन का दोगे, फिब्रिनोजन। इसके बारे में आपको मालूम हो कि क्या है, मेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, मेनली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। और ये मैंने आपको पहले बताया कि प्रोथ्रोम्बिन, पहले थ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को इनटू फिब्रिन फाइबर इनमैश करेंगे ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से लोकल सील बनता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, ब्लड क्लॉट का नाम देते हो। तो इस तरह ये फिब्रिनोजन आ गई आपके सामने, ये भी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाती है। तो नेक्स्ट इसमें तीसरा रेफरेंस आपने देना है एल्ब्यूमिन का, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। एल्ब्यूमिन के बारे में आपको मालूम हो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है ब्लड प्लाज्मा की, तो एल्ब्यूमिन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा कहलाती है। ये एल्ब्यूमिन आप इससे नाम से पहले भी वाकिफ़ होंगे कि ये एग एल्ब्यूमिन, एग वाइट जो होती है उसे भी क्या कहा जाता है, एल्ब्यूमिन कहा जाता है। तो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है और प्रोड्यूस कौन करता है, इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, इसको लिवर प्रोड्यूस करता है। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किस चीज़ को मेंटेन करती है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे याद रखिएगा कि दो चीज़ें और मेंटेन होती हैं, एक ब्लड वॉल्यूम और दूसरा इसमें
ब्लड प्रेशर, ये भी मेंटेन होते हैं। यानी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप पढ़ते हो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्टअप होगा उसको कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देंगे। तो ये बेसिकली इसका एक रोल है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने ब्लड वेसल शो किया है, ये ब्लड वेसल है, इसमें आप देख सकते हैं ये सराउंडिंग में क्या होते हैं, बॉडी सेल्स है, दीज आर व्हाट टिश्यूज़, बॉडी सेल्स। अब यहाँ से क्या होगा कि इन प्रोटीन्स की वजह से वाटर जब यहाँ से कहाँ जाता है, इनटू द ब्लड, ये यहाँ ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा वाटर, क्या चीज़ जा रहा है, और वाटर जा रहा है इसमें। और जब वाटर यहाँ पे जाएगा तो वाटर को यहाँ पे क्या करना है, इससे होल्ड करना है। जब होल्ड करना है तो जिसकी वजह से एज़ पर रिक्वायरमेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बाहर भी आता है वाटर और अंदर भी जाता है, तो वाटर यहाँ से जब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा उसको होल्ड करना, ये कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का रोल होता है, जिसकी वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो ये बड़ी अहम प्रोटीन है जिसको आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम देते हो। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन बेसिकली इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जिस तरह अभी हमने कहा था ना कि मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, तो ये जो ये एल्ब्यूमिन है ये मेंटेन करता है क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तकरीबन किस हिसाब से 75% के हिसाब से ये क्या है कि ये क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जबकि ग्लोबुलिन जो होती है ये आपको मालूम हो, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगी ये 25% तक मेंटेन करती है। आप कहेंगे कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, इसमें भी फिर इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं स्टूडेंट। ग्लोबुलिन अल्फ़ा भी होती है, बीटा भी होती है और गैमा भी होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है, वो आपके सिलेबस से आगे चली जाती है बात, इतना आपको पता हो, इसकी भी फर्दर आगे टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लड का जब आप फंक्शन पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ अहम दी गई है कि 75% कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज़ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, 25% कौन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन जो होती हैं वो निल, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में उसका रोल क्या होता है, निल होता है। तो ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, 75% कौन, ये एल्ब्यूमिन, 25% ग्लोबुलिन। मैंने फिर बताया आपको कि इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको किस रेफरेंस से स्टडी करेंगे, हमने यहाँ पे जो ग्लोबुलिन प्रोटीन को जिस रेफरेंस से देखना है दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको आप कॉमनली क्या कहते हो, एंटी बॉडीज़ का नाम देते हो, दे आर कॉल्ड एंटी बॉडीज़ कहलाती है ये। और ये आपको मालूम हो कि प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस कैसे होती है ये, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस कौन से, जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, या बैक्टीरिया हो गए या और जो वायरसेस वगैरह बॉडी में दाखिल होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, या फिर टॉक्सिन मटीरियल होते हैं, वटएवर, ये आपने इम्यूनिटी में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, किसके ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, बाय टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। पे लिम्फोसाइट्स की भी टाइप पढ़ते हो, कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स। फिर बी लिम्फोसाइट से भी आगे आप जाते हो तो किसका बताते हो, प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज़ को, इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, यानी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाती हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका ख्याल करना है कि एंटीबॉडीज़ अपनी प्रोडक्शन के बाद ये कहाँ जाएंगी, ये होगी, ये पास टू प्लाज्मा एंड लिम्फ। अब ये चीज़ देखिए एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है कि क्या लिम्फ में भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये नहीं होती है, प्लाज्मा में होती हैं, कहाँ पे होती हैं। सो यू मस्ट नो दैट ये फिर जब बनने के बाद कहाँ जाती है, प्लाज्मा में। और कहाँ से बनती है, पहले बता दिया आपको, ये प्लाज्मा सेल जो कि बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, उनसे ये बनती है प्रोटीन, और फिर ये पास टू प्लाज्मा एंड लिम्फ। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
MCQ, ये भी अब पूछा जाता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में शामिल है, एक लिस्ट है डिफरेंट केमिकल्स की, इंक्लूड्स, इसमें आप देखें ग्लूकोज आ जाएगा, इसमें फैट्स आ जाती है, इसमें फॉस्फो लिपिड्स आ जाते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें और रेफरेंस किसका दोगे, लैक्टिक एसिड्स वगैरह का रेफरेंस दोगे। इस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसमें आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ये भी इसमें आ जाएगा। तो अब देखें ये जो डिफरेंट क्या है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, इनको आप ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का नाम दोगे। अब इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कहाँ से हमें ब्लड प्लाज्मा में आते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, यानी सम ऑफ देम आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। वो आपको मालूम है डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स वगैरह, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये एब्जॉर्ब फूड होती है, फैट्स भी होती है, ये भी क्या होती है एब्जॉर्ब फूड में शामिल है, जो कि इंटेस्टाइन से इनटू द ब्लड आ जाती है। बाकी इसके अलावा इसमें जो और केमिकल, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बारे में आपको पता हो कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस इन मसल्स में प्रोड्यूस होता है। आपको मालूम हो कि एक्सरसाइज के दौरान जब ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं तो मसल जो है वो एरोबिक के साथ साथ किस पे चले जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम और क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के रिज़ल्ट के तौर पर यह आपको मालूम हो कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ख़ास तौर पर ग्लाइकोलाइसिस का हवाला बीच में ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में क्या है, कॉमन स्टेप है। तो लिहाजा एज ए रिज़ल्ट ऑफ फर्मेंटेशन कह लें, एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कह लें, क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल्स में। फिर मसल से ये किस में जाता है, इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड से होता हुआ ये किधर चला जाता है, इनटू द लिवर, और लिवर में जाकर ये दोबारा से मेटाबोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो आपने मसल्स के टॉपिक में दोबारा इसको डिस्कस करोगे कि क्या होगा कि 1/5 इसका ऑक्सीडाइज होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो रिमेनिंग 4/5 को वो दोबारा रिटर्न बैक कर जाएगी इनटू द ग्लूकोज। तो इस तरह ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है मसल सेल्स में एज ए रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस, और ये ब्लड के थ्रू इनटू द लिवर जाने के बाद फर्दर मेटाबोलाइज होगा। तो इसी तरह आप किसकी बात करते हो कि कोलेस्ट्रॉल का हवाला देते हो, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में बच्चों याद रखना कि ये मेटाबोलाइज हो जाता है किसी हद तक, लेकिन ये साथ साथ सर्व करता है, सर्व एज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। किसके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल किसके लिए होता है, और ख़ास तौर पर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, यानी वो हार्मोन जो कि केमिकली क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, उनके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम ये करता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड हार्मोन का पता हो आपको, जैसे मिसाल के तौर पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डिफरेंट रेफरेंसेस आप इसको स्टडी करोगे, एंड्रोजेंस। इसी तरह से गोनेडल हार्मोन्स आ जाएंगे जिसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह आ जाएंगे। इसी तरह से फिर आप
क्या कहते हैं इसमें एस्ट्रोजन का भी रेफरेंस देते हो। ये सारे हार्मोन्स के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है क्या चीज़, कोलेस्ट्रॉल। ये भी आपको पता हो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसी तरह स्टूडेंट हमने बताना है नाइट्रोजीनस वेस्ट के बारे में। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की तो पूरी एक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम हो कि प्लाज्मा में ये नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पाई जाती है। वो बनती मतलब किसका नतीजा होती है, मेनली रिजल्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेनली रिजल्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म का ये नतीजा होती है क्या चीज़, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स का बनना। तो अब इसमें आप देखते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर हम रेफरेंस देते हैं किसका, यूरिया का देते हैं। और यूरिया आपको मालूम है कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इन लिवर। और बाकायदा आप क्या पढ़ते हो इसमें, यूरिया साइकिल का रेफरेंस देते हैं, जिसको आप ऑर्निथिन साइकिल का नाम भी देते हैं। फिर आगे डिस्कस करेंगे हम इसको आगे चलकर जब टॉपिक आएगा। तो ये प्रोड्यूस होता है इन द लिवर, फिर लिवर से ये किस में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द किडनीज। और किडनीज के लिए किडनीज क्यों जाएगा, फॉर रिमूवल के लिए, ताकि बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो सके। इसी तरह से इसमें स्मॉल अमाउंट में आप और भी नाइट्रोजीनस वेस्ट होती है, जिसमें आप रेफरेंस किसका देते हो, यूरिक एसिड का रेफरेंस देते हो, आप क्रिएटिनिन का रेफरेंस देते हो, अमोनिया भी थोड़ी अमाउंट में होती है। तो ये रेफरेंसेस आप दो कि स्मॉल अमाउंट में अदर ये नाइट्रोजीनस वेस्ट इसमें मौजूद होती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि ये तो हो गया नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब हमने नेक्स्ट बताना होगा ये हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स कौन से किसकी सिक्रीशंस होती है, आपको पता हो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स, ये सारे क्या है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इनकी सिक्रीशंस इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और ब्लड में ये कहाँ पे होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, इन द ब्लड प्लाज्मा दे आर प्रेजेंट। और इसी तरह से हम गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में आपको मालूम हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाती है। इनकी ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होती है, मेनली थ्रू ऑक्सीजन। तो मेनली किसके ज़रिए होता है, हीमोग्लोबिन के ज़रिए। कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की डिसॉल्व होती है इन ब्लड प्लाज्मा, जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगी, प्लाज्मा के थ्रू होती है। तो इस तरह ये भी किस में रेफरेंस आपके पास आ जाएगा, गैसेस की ट्रांसपोर्ट का किस में, विद रेफरेंस टू प्लाज्मा। तो स्टूडेंट ये पहला मेजर कंपोनेंट था किसका, ब्लड का, जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्लड प्लाज्मा। तो नेक्स्ट अब हमने आगे स्टार्ट करना है क्या, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिस्टमेटिकली इसको लेके चलेंगे, आरबीसी क्या होते हैं, और फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं।